हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जाम सेतु। दोस्तों, भारत का प्राचीन इतिहास जो कि राम शरण शर्मा के द्वारा लिखी गई हिंदी मीडियम की ओल्ड एनसीईआरटी की बुक है। इस बुक को हम लोग लाइन बाय लाइन कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग हड़प्पा संस्कृति का पार्ट 3 तक देख चुके हैं और उसके बाद आज देखेंगे हड़प्पा संस्कृति का पार्ट 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी में नए लोगों का आगमन, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्थाओं में कुछ बाहरी औजार और मृदभांड पाए गए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि सिंधु घाटी में बाहर के लोग धीरे धीरे प्रवेश करने लगे थे। मोहनजोदाड़ो की अंतिम अवस्था में असुरक्षा और अशांति के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। तो अब देखिए हो क्या रहा, जब उत्तरकालीन अवस्था था हड़प्पा संस्कृति की, उसमें कुछ बाहरी औजार और मृदभांड मिले हैं। तो बाहरी औजार और मृदभांड मिले हैं, इसका मतलब ये है कि कुछ न कुछ बाहरी लोग आए होंगे। तो वही बता रहे हैं कि उसके संकेत मिलते हैं कि कुछ बाहरी लोग आए होंगे, धीरे धीरे प्रवेश करने लगे होंगे, और कुछ असुरक्षा और अशांति के भी लक्षण दिखाई देते हैं मोहनजोदाड़ो के अंतिम स्थिति में। आगे और समझते हैं। आभूषणों की निधियाँ स्थान स्थान पर गड़ी मिली हैं और एक स्थान पर आदमी की खोपड़ियों का ढेर मिला है। तो देखिए, आदमी के खोपड़ियों का ढेर मिला है, यानी आदमी ज़्यादा मात्रा में मारे गए थे एक साथ। तो ऐसा तब हुआ होगा जब कि युद्ध हुआ होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और क्या मिले हैं? आभूषण की निधियाँ, यानी ढेर सारे आभूषण एक जगह पे गड़ी मिली है, जैसे कोई लूटपाट का माल कहीं पे गाड़ के छिपा देता है, उस तरह के। फिर कह रहा है कि मोहनजोदाड़ो की ऊपरी सतहों पर नई किस्म की कुल्हाड़ियाँ और छुरे और पसलीदार और सपाट चूल वाली छुरियाँ मिली हैं। तो देखिए, नए किस्म मतलब जिस तरह से हड़प्पा सभ्यता को लोग यूज करते थे उससे कुछ हट के क्या क्या मिली है? कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, छुरे मिले हैं और पसलीदार और सपाट चूल वाली छुरियाँ मिली हैं। तो ये अलग अलग टाइप की छुरी मिली है और कुल्हाड़ियाँ मिली हैं, नए टाइप की, जिस तरह के सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यूज करते थे उससे अलग हटके। इसलिए अनुमान में लगाया जा रहा है कि कुछ नए लोग का आगमन हुआ होगा। ये कुछ बाहरी आक्रमण के संकेत देती हैं। हड़प्पा की अंतिम अवस्था के एक कब्रिस्तान में नए लोगों के अवशेष मिले हैं। तो देखिए, हड़प्पा के कब्रिस्तान में नए लोगों का अवशेष मतलब जो वहाँ के लोग थे उनसे हट के उनका अवशेष था। जहाँ नवीनतम स्तरों पर नए प्रकार के मृदभांड है और नए प्रकार के मृदभांड मिले हैं। आगे समझते हैं। नए प्रकार के मृदभांड बलूचिस्तान के कुछ स्थलों पर भी मिलते हैं। पंजाब और हरियाणा के कई स्थलों पर लगभग 1200 ईसा पूर्व के उत्तरकालीन हड़प्पा मृदभांडों के साथ साथ धूसर मृदभांड, जिसको ग्रेवेयर कहते हैं इंग्लिश में, और चित्रित धूसर मृदभांड, जिसको PGW कहते हैं, पेंटेड ग्रेवेयर, पाए गए हैं, जो आमतौर से वैदिक लोगों से जुड़े हैं। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड हुआ करते थे वो कैसे होते थे? रेड एंड ब्लैक वेयर, यानी लाल और काला मृदभांड हुआ करते थे। कैसे? जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के थे। लेकिन देखिए, धूसर मृदभांड, जिसको ग्रे वेयर कहते हैं, और चित्रित धूसर मृदभांड, ये किसके हैं? वैदिक में मिलते थे, ये वैदिक काल लोगों के हैं। तो हड़प्पा के हरियाणा में, जो पंजाब और हरियाणा है, वहाँ का जो हड़प्पा स्थल है 1200 ईसा पूर्व, तो वहाँ पे देखिए उत्तरकालीन हड़प्पा मृदभांड के साथ साथ ये दोनों भी मिले हैं। कौन कौन से? धूसर ग्रेवेयर और चित्रित धूसर। तो ये सब किसके थे? ये सब वैदिक के थे, तो वहाँ मिले हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि वैदिक लोगों का भी आगमन होने शुरू हो गया था। तो बाहरी लोगों का आगमन का मतलब यही है कि धीरे धीरे वैदिक लोग आने शुरू हो गए थे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा। फिर आगे, ये सारे काम उन अश्वरोही लोगों के हो सकते हैं जो ईरान अथवा दक्षिण मध्य एशिया से पहाड़ियों के रास्ते आए थे। तो देखिए, अश्वरोही का मतलब जो घोड़े पर सवार होके, तो घोड़े पे सवार होकर ऐसा माना जाता था कि आर्य लोग आए हैं मध्य एशिया से। तो आर्य लोग मध्य एशिया से आए हैं घोड़े पर सवार होके, उन्हीं के लिए कहा जा रहा है कि कुछ जो बाहरी अश्वरोही है उनकी लोग बात हो रही है। फिर आगे समझते हैं। लेकिन अधिकांश नए लोग पंजाब और सिंध के हड़प्पाई नगरों के तहत नहस होने के बाद आए। अब देखिए, अधिकांश नए लोग का क्या रहे? जो पंजाब और सिंध के हड़प्पाई लोग थे उनके तहस नहस, ये उनके नगरों के ये तहस होगा।
तहस नहस होने के बाद आए, मतलब उनके समाप्त होने के बाद आए हैं। उसके बाद यद्यपि वैदिक आर्य अधिकांशतः उसी सप्त सिंधु प्रदेश में बसे हैं जहां एक समय हड़प्पा संस्कृति विराजमान थी, तथापि हमें ऐसा कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है कि सुदृढ़ हड़प्पाइयों और आर्यों के बीच कोई भारी संग्राम हुआ था। देखिए, ऐसा कोई लक्षण नहीं मिलता कि उनके बीच कोई युद्ध हुआ था, भारी संग्राम हुआ था, लेकिन नए लोग का आगमन शुरू हो गया था, ऐसा साक्ष्य मिल रहा है। युद्ध के संकेत नहीं मिलते हैं जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता थी और आर्यों के बीच में, ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। और क्या कह रहा है, देखिए, यद्यपि वैदिक आर्य, जो वैदिक आर्य थे, आर्य लोग अधिकांशतः उसी सप्त सिंधु प्रदेश में, सप्त सिंधु प्रदेश जो जगह है जहाँ पे 7 नदियाँ बहती है, वहीं पे बसे ये लोग भी, जहाँ पे कहा थे हड़प्पा संस्कृति विराजमान थी, तो वहीं पे वैदिक वाले लोग भी जाके बसे। इसीलिए वैसा माना जा सकता, हो सकता है कि वैदिक वाले लोग क्या किए, हड़प्पा सभ्यता वाले लोगों को वहाँ से हटा के या फिर उनसे युद्ध करके हटा के तब वहाँ पे बसे हो, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन युद्ध के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, उनके झड़प या संग्राम के कोई साक्ष्य नहीं मिला है। आगे समझते हैं। फिर कह रहा है कि देखिए 1500 ईसा पूर्व और 1200 ईसा पूर्व के बीच उत्तर हड़प्पा संस्कृति वाले लोगों के साथ वैदिक संस्कृति वाले जत्थों का कहीं कहीं सामना हुआ है। तो ये बता रहे हैं कि 1500 ईस्वी और 1200 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व और 1200 ईसा पूर्व के बीच उत्तर हड़प्पा मतलब लास्ट टाइम का जो हड़प्पा पीरियड था, उत्तर हड़प्पा संस्कृति वाले और वैदिक संस्कृति वाले, यानी देखिए जो लास्ट के टाइम के हड़प्पा संस्कृति थे उनके बीच के और वैदिक संस्कृति के बीच में के जो लोग थे, जत्था मतलब उनका जो ग्रुप था, उनका कहीं कहीं सामना हुआ है। फिर आगे समझते हैं। फिर कह रहा है कि देखिए हड़प्पा की उत्पत्ति की समस्या, इसको समझते हैं। लगभग 4000 ईसा पूर्व में पाकिस्तान के अंतर्गत चोलिस्तान की भूमि में हकरा नदी के इलाके में हड़प्पा संस्कृति के पहले की अनेक कृषक बस्तियां मिलती हैं। अब देखिए कब की बात हो रहा है, 4000 ईसा पूर्व की बात कर रहा है। कहाँ? पाकिस्तान के अंतर्गत चोलिस्तान देखिए, चोलिस्तान चोल शब्द से बना है। चोल का मतलब होता है रेत, तो चोलिस्तान एक तरह से कह सकते हैं रेगिस्तान को कहा जा रहा है। तो रेगिस्तान की जो मरुभूमि थी, यानी जो बंजर भूमि थी, वहाँ पे हकरा नदी के इलाके, हकरा नदी किसको, जो घग्गर नदी जिसको सरस्वती नदी पहले कहते थे, उसी को हकरा नदी कहते हैं, वहाँ के इलाके में हड़प्पा संस्कृति के पहले की अनेक कृषक बस्तियाँ मिलती हैं। यानी हड़प्पा संस्कृति से पहले वहाँ पे कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पे? पाकिस्तान के अंदर जो चोलिस्तान की मरुभूमि में हकरा नदी के इलाके में। आगे समझते हैं। लेकिन कृषक बस्तियाँ मृदभांड एवं पूर्ण नवपाषाण युग में सिंधु घाटी के किनारे बलूचिस्तान के पूर्वी छोर पर लगभग 7000 ईसा पूर्व में प्रकट हुई। अब देखिए मृदभांड बस्तियाँ किस कह रहे हैं कि जब से मृदभांड बनना शुरू हुआ, वो बता रहे हैं कि नवपाषाण युग में सिंधु घाटी के किनारे बलूचिस्तान के पूर्वी छोर पर लगभग 7000 ईसा पूर्व में प्रकट हुई। आगे समझते हैं। फिर कह रहा कि इसी समय से लोग बकरियां, भेड़ और मवेशी पालने लगे। वे गेहूं और जौ भी उपजाने लगे। कब की बात कर रहा? 7000 ईसा पूर्व के आसपास की बात कर रहा। तो उस समय क्या हुआ, लोग मवेशी पालने लगे, व गेहूं और जौ भी उपजाने लगे। फिर कह रहा कि 5वीं सहस्राब्दी मतलब 5000 ईसा पूर्व का जो काल था उसकी बात कर रहा। देखिए सहस्राब्दी का मतलब होता है कि 1000 ईसा पूर्व के काल के बारे में बात कर रहा। तो 5वीं सहस्राब्दी मतलब 5000 ईसा पूर्व के जो काल था उस समय की बात कर रहा। तो 5वीं सहस्राब्दी ईसा पूर्व से जब अन्नागार का प्रचलन हुआ, जीविका उपार्जित करने की ये प्रक्रियाएं विस्तृत हुई। यानी देखिए जीवन जीने के लिए जो अन्न जमा करते थे उसकी बात कर रहा है। तो जब अन्नागार का प्रचलन हुआ तो जीविका उपार्जित करने की ये प्रक्रियाएं विस्तृत हुई, मतलब और भी ज़्यादा क्या हुआ, लोग अनाज उगाने लगे और उनको जमा करने लगे। फिर कह रहा है कि 5वीं और 4थी सहस्राब्दियाँ ईसा पूर्व में कच्ची ईंटों का प्रयोग शुरू होने लगा।
तो अब देखिए ये 5वीं और चौथी यानी 5000 से लेकर 4000 ईसा पूर्व के जो आसपास का समय था उसमें कच्ची ईंटों का प्रयोग होना शुरू हो गया था। तो उस समय तक तो सिंधु घाटी सभ्यता थी नहीं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ, पकी हुई ईंटें प्रयोग होने लगा। लेकिन 5000 से 4000 ईसा पूर्व तक कच्ची ईंटें प्रयोग में आने लगी थी। फिर आगे समझते हैं। चित्रित मिट्टी वाले बर्तन और मिट्टी की स्त्री मूर्तियां भी बनने लगी। तो चित्रित मिट्टी वाले बर्तन यानी ऐसे बर्तन जिस पे चित्र बने थे और स्त्री की मूर्तियां भी बनने लगी थी। कब की बात हो रही है, 5000 से 4000 ईसा पूर्व के जो टाइम पीरियड था। फिर कह रहे कि बलूचिस्तान के उत्तरी भाग में रहमान डेरी नामक स्थल पर नियोजित सड़कों और आवासों की व्यवस्था हुई है और वह प्राचीनतम नगर के रूप में विकसित हुआ है। तो ये देखिए कहाँ की बात कर रहा, बलूचिस्तान के उत्तरी भाग में जो रहमान डेरी नामक स्थल है वहाँ पे कह रहा है कि नियोजित सड़कों और आवासों की व्यवस्था हुई, मतलब सुव्यवस्थित लोगों की सुव्यवस्थित तरीके से लोग वहाँ पे सड़कें और निवास करना शुरू कर दिए थे। उसके बाद कह रहा कि यह स्थल पश्चिम में प्रायः हड़प्पा के समांतर अवस्थित था। फिर कह रहा कि यह स्थल जो पश्चिम में प्रायः हड़प्पा के समांतर अवस्थित था, यानी हड़प्पा काल के समय में ये पैरेलल में स्थित था। आगे समझते हैं। फिर कह रहा कि प्रत्यक्षता प्रारंभिक और परिपक्व हड़प्पा संस्कृतियाँ बलूचिस्तानी बस्तियों से उत्पन्न हुई है। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता को कहाँ से कह रहा, जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता थी वो कहाँ से बता रहा कि बलूचिस्तान बस्तियों से उत्पन्न हुई है। तो ऐसा माना जाता है कि बलूचिस्तान के जो कृषक समुदाय वाले थे वही परिपक्व हड़प्पा सभ्यता बने हैं आगे चल के। फिर कह रहा है कि कभी कभी हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का श्रेय मुख्यतः प्राकृतिक पर्यावरण को दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो ऐसा था कि हड़प्पा सभ्यता को परिपक्व हड़प्पा सभ्यता बनने में मदद की। वहाँ के इन्वायरमेंट को ये लोग कह रहे हैं कि वहाँ की प्राकृतिक पर्यावरण को दिया जाता है। आज हड़प्पा क्षेत्र का पर्यावरण शिल्प और कृषि के लिए अनुकूल है। तो जो हड़प्पा क्षेत्र है आज भी क्या है, वो शिल्प और कृषि के लिए अनुकूल है। तो आपको पता होगा पंजाब और सिंध और जो पाकिस्तान का पंजाब प्रदेश है वहाँ पे कृषि बहुत बढ़िया होती है। तो हड़प्पा सभ्यता वाले खेती करते थे। तो वही कह रहा है कि जो आज भी हड़प्पा क्षेत्र है यानी सिंध और पाकिस्तान वाला क्षेत्र है वो शिल्प और कृषि के लिए अनुकूल है। आगे समझते हैं। लेकिन तीसरी सहस्राब्दी मतलब 3000 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड है उसकी बात कर रहा है। तो तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में वहाँ का वातावरण शुष्क नहीं था, यानी वहाँ पे नमी थी, वातावरण शुष्क नहीं था, यानी बारिश वगैरह होती थी वहाँ पे। कब की बात हो रहा है, तीसरी शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास सिंध वाले प्रदेश की बात हो रहा है। फिर कह रहे कि हमारे पास इन बातों के साक्ष्य नहीं है कि 3000 से 2000 ईसा पूर्व में सिंधु में भारी वर्षा होती थी और सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी सरस्वती, जिसको इस समय हकरा या घग्घर नदी से जानते हैं। तो कह रहा कि जो सिंधु नदी की सहायक नदी सरस्वती में जिसकी पहचान सिंधु की सूखी नदी हकरा से की जाती है, पानी का अच्छा बहाव था। तो ये कह रहे कि देखिए जो सिंधु नदी की सहायक नदी उस समय हुआ करती थी, सरस्वती नदी जिसको कह रहे हैं, उसमें पानी का अच्छा बहाव था, इसका साक्ष्य नहीं है। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो उस समय सिंधु की सहायक नदी सरस्वती नदी थी उसमें पानी का बहाव था, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता। मतलब सरस्वती नदी बहती थी, इसकी कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। तो वही कह रहा है कि जिसकी पहचान इस समय क्या है, सिंधु की सूखी नदी हकरा से की जाती है। तो हकरा नदी, सरस्वती नदी, घग्घर नदी, ये सब एक ही नाम है। आगे समझते हैं। फिर देखिए कभी कभी सिंधु संस्कृति को सरस्वती संस्कृति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सरस्वती नदी भी उसी के पास में थी। तो सिंधु की सहायक नदी सरस्वती नदी थी, इसलिए कभी कभी सिंधु संस्कृति को सरस्वती संस्कृति भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। फिर कह रहा कि लेकिन हड़प्पाई हकरा में पानी का बहाव यमुना सतलज की देन थी, यानी जो हकरा नदी में पानी आती थी वो यमुना और सतलज नदी की पानी थी। उसके बाद ये दोनों नदियाँ हिमालय में विवर्तनिक परिवर्धन के कारण कुछ और शताब्दियों तक सरस्वती से मिली रही। यानी सरस्वती नदी में जो पानी आता भी रहा होगा वो किसकी देन थी?
यमुना और सतलज के जो बहाव थे उसके पानी की देन थी। तो वही कह रहे हैं कि कुछ शताब्दियों तक सरस्वती नदी से मिलती रही, यानी उसमें पानी आता रहा। कहाँ का? यमुना और सतलज का। फिर आगे समझते हैं। आगे है, इसलिए हड़प्पा संस्कृति को बढ़ावा देने का श्रेय सिंधु के साथ साथ इन दोनों नदियों को भी मिलना चाहिए, ना कि केवल सरस्वती नदी को। अब देखिए, हड़प्पा संस्कृति किसके वजह से थी? सिंधु नदी की वजह से थी, ये तो है, ये तो तय है, इसमें कोई दो शक नहीं। लेकिन उसके साथ साथ कह रहा है कि इन दोनों नदियों, किन दोनों नदियों को? सतलज और यमुना को भी मिलना चाहिए, ना कि केवल सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी, क्योंकि सरस्वती नदी का अस्तित्व किसके वजह से था? सतलज और यमुना का पानी उसमें आता था, इसलिए कह रहा है कि केवल सरस्वती नदी को ही नहीं, इन दोनों नदी को भी मिलना चाहिए, यमुना और सतलज को। फिर आगे समझते हैं। इसके अतिरिक्त सिंधु क्षेत्र में भारी वर्षा होने के साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता। तो सिंधु क्षेत्र में भारी वर्षा भी होती थी। और आगे समझते हैं। आगे है, क्या हड़प्पा संस्कृति वैदिक थी? अब इसको हम लोग समझेंगे। हड़प्पा संस्कृति को वैदिक संस्कृति से देखेंगे कि क्या हड़प्पा संस्कृति वाले ही आगे चल के वैदिक संस्कृति बने, या फिर जो वैदिक संस्कृति आई थी वो हड़प्पा संस्कृति को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगे। कह रहा कि कभी कभी हड़प्पा संस्कृति को ऋग्वैदिक कहते हैं। ऋग्वैदिक मतलब वैदिक काल से जस्ट पहले का समय ऋग्वैदिक कहते हैं, स्टार्टिंग पीरियड जो था। तो कहते वही कि कभी कभी हड़प्पा संस्कृति को ऋग्वैदिक कहते हैं, लेकिन इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। लेकिन देखिए, ऋग्वेद में क्या है? कभी हड़प्पा संस्कृति का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे है, नियोजित नगर, शिल्प, वाणिज्य और ईंटों की बनी बड़ी बड़ी संरचनाएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं हैं। तो ये सब विशेषताएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति की हैं। कैसे कैसे? नियोजित नगर थे, शिल्प थी, वाणिज्य और पकी हुई ईंट की बड़ी बड़ी संरचनाएं थी। तो ये सब परिपक्व हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं थी। फिर आगे समझते हैं। फिर कह रहे हैं कि ऋग्वेद में ये विशेषताएं नहीं हैं, यानी ऋग्वैदिक काल में ये सब विशेषताएं नहीं देखी गई जो हड़प्पा संस्कृति के समय में थी। जैसा कि आगे देखेंगे, प्रारंभिक वैदिक जन कृषि के साथ साथ पशुपालन करते थे, वे ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। देखिए, हड़प्पा संस्कृति वाले लोग ज़्यादातर कृषि ही करते थे, लेकिन ये लोग ऋग्वैदिक वाले या जो प्रारंभिक वैदिक वाले थे वो क्या करते थे? कृषि के साथ साथ पशुपालन करते थे और ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता वाले ईंटों का प्रयोग करते थे। फिर आगे देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक जन यानी ऋग्वैदिक वाले, प्रारंभिक वैदिक जन हड़प्पा संस्कृति के प्रायः संपूर्ण क्षेत्र में रहते थे, लेकिन वे लोग अफगानिस्तान में भी रहते थे। तो देखिए, जो ऋग्वैदिक वाले थे यानी प्रारंभिक वैदिक वाले थे, वो जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता थी वहाँ तो पूरे इलाके में रहते थे, और साथ में कह रहा कि वो लोग अफगानिस्तान में भी रहते थे, लेकिन हड़प्पा संस्कृति को अफगानिस्तान में तो पाया नहीं गया। फिर आगे समझते हैं। आगे है, हड़प्पा संस्कृति की परिपक्व नगर अवस्था 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक बनी रही, लेकिन ऋग्वैदिक का काल लगभग 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। अब देखिए, इसका कोई टाइम जो है वो ओवरलैप नहीं कर रहा, यानी मेल नहीं कर रहा है, क्योंकि जो परिपक्व हड़प्पा सभ्यता थी वो 2500 से लेकर 1900 ईसा पूर्व थी, और लेकिन जो ऋग्वैदिक है उसको 1500 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। तो इसमें कोई समानता है नहीं उनके टाइम के बीच में। फिर आगे समझते हैं। फिर देखिए, आगे कह रहा है कि इसके अतिरिक्त हड़प्पा संस्कृति के लोगों और वैदिक लोगों को बिल्कुल समान वनस्पतियों और पशुओं की जानकारी थी, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। तो देखिए, ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं मिलता कि जो पशु वो लोग पालते थे हड़प्पा संस्कृति वाले वही वैदिक वाले पालते थे, या फिर जो खेती हड़प्पा संस्कृति वाले करते थे वही वैदिक वाले करते थे, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वही लोग, कौन लोग? सिंधु घाटिक सभ्यता लोग ही आगे चल के वैदिक लोग बने हैं। फिर आगे समझते हैं। फिर आगे कह रहा है कि ऋग्वेद में केवल जौ का उल्लेख है, लेकिन हड़प्पाई संस्कृति के लोगों को गेहूं, तिल और मटर का भी जानकारी थी, मटर की भी जानकारी थी। तो ऋग्वेद में केवल जौ का उल्लेख है। ऋग्वेद में केवल जौ का उल्लेख मतलब कि ऋग्वैदिक वाले लोगों को केवल जौ का नॉलेज था, जौ का खेती करते थे, लेकिन हड़प्पा लोग गेहूं, तिल और मटर की भी जानकारी थी, खेती करते थे। फिर हड़प्पा संस्कृति के लोग गैंडा से परिचित थे, लेकिन यह वैदिक लोगों को अज्ञात था। हड़प्पा संस्कृति की जो मुहर थी उसमें गैंडा का चिन्ह मिला है, लेकिन जो वैदिक वाले थे
वो इस बात से अनजान थे, यानी गेंडे से अनजान थे कि गेंडा भी कोई जानवर होता है। फिर कह रहा है कि देखिए बाघ के साथ भी यही बात है, यानी हड़प्पा संस्कृति वाले लोग बाघ के बारे में जानते थे और वैदिक वाले नहीं जानते थे। फिर कह रहा है कि वैदिक जन के मुखिया अश्वसवारी होते थे, यानी घोड़े से चलते थे। कौन? जो वैदिक लोग के मुखिया थे। फिर आगे देखते हैं, यही कारण है कि इस पशु को ऋग्वेद में 215 बार उल्लेख हुआ है। किसकी बात हो रही? घोड़े की, अश्व की बात। कहाँ पे? ऋग्वेद में 215 बार उल्लेख हुआ है, क्योंकि घोड़े का बहुत महत्व था। किसके लिए? वैदिक लोगों के लिए। फिर लेकिन हड़प्पा नगर वासियों को घोड़ों की जानकारी शायद ही थी, यानी जानकारी थी या नहीं इसके बारे में नहीं कह सकते हैं घोड़े के बारे में हड़प्पा संस्कृति वाले लोगों को। फिर हड़प्पाई मरण मूर्तिकाओं में हाथी मिलता है, लेकिन प्राचीनतम वेद में यह घोड़े की तुलना में महत्वहीन है। देखिए हड़प्पा संस्कृति के मुहरों पे क्या है कि हाथी मिलता है, लेकिन वैदिक में यानी वेद में, जो वेद लिखा गया है वैदिक काल में, तो वेद में घोड़े की तुलना में वो बहुत ना के बराबर है। कौन सा? हाथी। हाथी का बहुत ज़्यादा उसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन घोड़े का बहुत ज़्यादा है। फिर आगे समझते हैं। फिर कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों को लेखन कला ज्ञात थी, वो लोग लिखना जानते थे। उनकी लिखाई को, जिसे सिंधु लिपि कहते हैं, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो उनकी लिपि जो भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक जो लिपि थी, उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। उसके बाद कह रहा है कि इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के लोगों की भाषा के बारे में हमें स्पष्ट अनुमान नहीं है, यानी हड़प्पा संस्कृति के जो भाषा है उसको हम लोग अभी पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसके बारे में स्पष्ट अनुमान नहीं है। फिर कह रहा है लेकिन प्रारंभिक वैदिक जन हिंदी आर्य भाषा बोलते थे, यानी हिंदी और आर्य भाषा मिला के, जिसके भिन्न भिन्न रूप अभी भी दक्षिण एशिया में प्रचलित हैं। फिर आगे समझते हैं। फिर कह रहा है कि निरंतरता की समस्या, इसको बारे में समझते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में निरंतरता की क्या समस्या थी, वो लोग कंटिन्यू क्यों नहीं हो पाए। फिर देखिए कुछ विद्वान हड़प्पा संस्कृति के बने रहने की चर्चा करते हैं और दूसरे विद्वान इसके नगरीकरण से देहातीकरण में परिवर्तन पर विचार करते हैं। देखिए कुछ का कहना है कि हड़प्पा संस्कृति जैसी थी वैसे ही बनी रही, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति की नगरीय व्यवस्था थी वही आगे चल के देहातीकरण हो गई, यानी देहाती व्यवस्था में बदल गई। चूँकि नगरीय संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की मौलिक विशेषता थी, इसलिए उसके समाप्त हो जाने पर हम इस संस्कृति के बने रहने की बात नहीं सोच सकते। देखिए हड़प्पा संस्कृति क्या थी? वो नगरीय थी, और नगरीय से देहाती कोई नहीं आना चाहेगा। तो वही कह रहे हैं कि जो हड़प्पा संस्कृति है उसकी मौलिक विशेषता ये थी कि वो नगरीय थी। जब वही नगरीय संस्कृति समाप्त हो गई तो उनके बने रहने की हम बात नहीं सोच सकते हैं। फिर आगे समझते हैं। इसी प्रकार हड़प्पा संस्कृति के नगरों का देहातीकरण साधारण रूपांतरण नहीं है। सही बात है, क्योंकि देखिए कोई नगरीकरण से देहातीकरण में क्यों आना चाहेगा? कोई सुख सुविधा या फिर कोई चीज़ डेवलप हुआ है, फिर उससे निम्न स्तर पे तो नहीं जाना चाहेगा। इसलिए वह कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति की नगरों का देहातीकरण साधारण रूपांतरण नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि 1500 वर्षों के लिए नगर लिपि और पकी ईंटों का लोप हो गया। यानी देखिए 1500 वर्षों का मतलब देखिए 1500 ईसा पूर्व के आसपास वैदिक लोगों का माना जाता है काल, उस समय पकी हुई ईंट नहीं देखे गए। तो वही कह रहा है कि 1500 वर्षों के लिए नगर लिपि और पकी ईंटों का लोप हो गया, यानी नगर व्यवस्था भी नहीं रही, लिपि जो वो लिखते थे वो भी नहीं थी, और पकी ईंटों का लोप हो गया मतलब गायब हो गया। फिर आगे कह रहा है कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये तत्व उत्तर भारत में कुषाण काल, कब से कब? 1500 ईस्वी से 151 ईस्वी कि नगरों के अंत तक बाद लुप्त नहीं हुए। कौन से क्या बात लुप्त नहीं हुआ? नगर और पकी ईंटें के बारे में बात कर रहा है कि कुषाण काल के बाद भी लुप्त नहीं हुए। फिर आगे समझते हैं। कहा जाता है कि उत्तर भारत के गंगा के मैदानों और अन्य क्षेत्रों में हड़प्पा संस्कृति 1900 ईसा पूर्व में अपने अंत के बाद भी बरकरार रही। कहाँ की बात हो रहा? उत्तर भारत में गंगा के मैदान की बात हो रहा, क्योंकि 1900 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा संस्कृति को माना जाता है कि लुप्त हो गई थी, लेकिन उत्तर भारत और गंगा के मैदान में बरकरार रही। कब? 1900 ईसा पूर्व के बाद भी। फिर आगे कह रहा कि लेकिन प्रथम सहस्राब्दी मतलब शुरू के 1000, प्रथम सहस्राब्दी के प्रथमार्ध मतलब
प्रथम, देखिए प्रथम सहस्राब्दी मतलब 1000, 1000 का फिर आधा कितना हुआ 500। तो वही कह रहा कि पहले 500 साल की मानी जाने वाली चित्रित धूसर मृदभांड, जिसको PGW कहते हैं, पेंटेड ग्रेवेयर की संस्कृति में हड़प्पा संस्कृति की कोई प्रमुख विशेषता नहीं मिलती है। तो देखिए इस समय क्या हुआ, हड़प्पा संस्कृति की कोई प्रमुख विशेषता नहीं मिल रही। कब? पहले के जो 500 साल थे उसमें। फिर आगे है, चित्रित धूसर मृदभांड की संस्कृति में बड़ी इमारतें, पकी ईंटें, कांसा, नगरीकरण और लिखावट नहीं मिलती है। देखिए कब की बात कर रहा है, वैदिक काल की बात कर रहा है। देखिए जब भी चित्रित धूसर मृदभांड की बात आए तो समझ जाइए कि ये वैदिक काल की बात कर रहा है। लेकिन जब भी रेड एंड ब्लैक यानी लाल और काले मृदभांड की बात आए, समझ जाइए हड़प्पा संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि चित्रित धूसर मृदभांड यानी जब वैदिक संस्कृति थी उस समय बड़ी इमारतें, पकी ईंटें, कांसा और नगरीकरण ये सब नहीं मिली हैं। फिर कह रहा है, यद्यपि लगभग 1500 ईसा पूर्व के एक दो पकी ईंटों के दृष्टांत प्रस्तुत किए जाते हैं। दृष्टांत प्रस्तुत किए जाते हैं मतलब कि मिली हैं एक दो पकी ईंटें। कब बता रहा है ये, 1500 ईसा पूर्व यानी वैदिक के समय में एक दो पकी ईंटें मिली हैं। फिर देखिए आगे कह रहा है, तथापि उत्तर भारत में लगभग 300 ईसा पूर्व में उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, ये नाम याद रखिएगा, उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, शॉर्ट में क्या बोलेंगे NBPW, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये कब मिलता है, 300 ईसा पूर्व यानी मौर्य के समय में, मौर्य काल के समय में कैसा मिलता था, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इस टाइप का जो मृदभांड है वो मिलता है मौर्य काल के समय। तो इसमें भी कह रहे कि कुछ पकी ईंटें मिलती हैं। फिर आगे समझे, फिर आगे कह रहा है कि इसी प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद लिखावट ब्राह्मी लिपि के रूप में उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड की संस्कृति में प्रकट हुई। यानी देखिए उत्तरी काले मृदभांड की संस्कृति मतलब जब मौर्य काल का समय था, उस समय अब क्या हुआ, ब्राह्मी लिपि प्रचलन में आ गई। उसके बाद समझते हैं, फिर कह रहा कि लेकिन यह लिपि बाएं से दाहिने लिखी जाती थी, जबकि हड़प्पाई लिपि दाहिने से बाएं लिखी जाती है। अब देखिए इसको समझिए बात को, जो ब्राह्मी लिपि थी वो बाएं से दाएं लिखी जाती थी, यानी बाएं से शुरू करके हम लोग दाहिने तक जाते थे, बाएं से शुरू करके दाएं तक जाते थे ऐसे। अब फिर उसके बाद ये कह रहा है कि जो हड़प्पाई लिपि थी वो दाहिने से बाएं लिखी जाती थी, दाहिने से बाएं मतलब इस तरह से। तो अब देखिए समझिए कैसे पता चला कि हड़प्पाई लिपि को तो पढ़ा नहीं जा सका, लेकिन कैसे पता चला कि वो लोग दाहिने से बाएं लिखते थे। देखिए जब दाएं से आप लिखना शुरू करेंगे तो इस तरह से लिखावट करते आएंगे, और फिर मान लीजिए यहाँ पे ख़त्म हो रहा लाइन तो यहाँ छोड़ देंगे, फिर नया लाइन इस तरह से लिखना शुरू करेंगे। तो इस तरह से पता चल जाता है कि ये लिखावट दाएँ से बाएँ लिखी जाती थी या बाएँ से दाएँ लिखी जाती थी। फिर आगे समझते हैं, इसी प्रकार उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड की उत्पत्ति हड़प्पा संस्कृति की मृदभांड से नहीं हो सकती है। तो ये बता रहे कि नहीं हो सकती है। फिर कह रहा है कि उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड की अवस्था में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा के मैदान में लोहे के प्रभावकारी प्रयोग ने नई सामाजिक आर्थिक संरचना को जन्म दिया। अब देखिए जो वैदिक काल था उसमें क्या हुआ, लोहे की खोज हो गई थी। तो वही कह रहा है कि जब लोहे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य गंगा के मैदान में लोहे के प्रभावकारी प्रयोग ने नई सामाजिक आर्थिक संरचना को जन्म दिया। कहने मतलब देखिए खेती वगैरह का तरीका बदल गया। पहले उतने हल नहीं थे, क्योंकि ताम्र पाषाण के युग में या कांस्य युग में हल जो बनते थे वो उतने मजबूत नहीं बनते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग हल उतना बढ़िया नहीं बना पाते थे, उतना मजबूत। लेकिन वैदिक काल में क्या हुआ कि लोहे का प्रयोग हुआ, तो लोहे के जो हल रहते थे वो बहुत मजबूत हुआ करते थे। और देखिए लोहे के और भी चीज़ें बन जाती, जो भी चीज़ें बनती वो मजबूत रहती। तो वही कह रहे कि प्रभावकारी प्रयोग ने नई सामाजिक आर्थिक संरचना को जन्म दिया, यानी लोहे का यूज से नई संरचना बननी शुरू हो गई। यानी देखिए लोहे के यूज से जो है आर्थिक और सामाजिक दोनों नए संरचना बनना शुरू हो गया। और देखिए क्या कह रहा है कि मध्य गंगा के मैदान में, तो याद रखिएगा मध्य गंगा के मैदान में लोहे के पहला प्रयोग हुआ था। फिर आगे समझते हैं, लेकिन लोहे और सिक्के जो उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड के साथ मिलते हैं
हड़प्पा संस्कृति के अंग नहीं है। तो ये हड़प्पा संस्कृति के अंग नहीं है, क्योंकि देखिए हड़प्पा संस्कृति में लोहा नहीं मिलता था और उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड भी नहीं मिलता था। उसमें कैसे मिलती थी? रेड एंड ब्लैक वेयर मिलते थे, यानी लाल और काले मृदभांड मिलते थे। फिर कह रहे यद्यपि हड़प्पा संस्कृति के कुछ छुटपुट मनके गंगा के मैदानों में पहुंच गए, तथापि उन्हें हड़प्पा संस्कृति का प्रमुख तत्व नहीं माना जा सकता। अब देखिए कह रहे कि कुछ छुटपुट जो है मनके यानी जो मृदभांड है वो गंगा के मैदान में पहुंच गए, तो उतने से हम लोग क्या प्रमुख हड़प्पा संस्कृति नहीं मान सकते हैं। फिर आगे समझते हैं। फिर आगे है ऐसा लगता है कि 1900 ईसा पूर्व में नगरीय हड़प्पा संस्कृति के अंत के बाद हिंद आर्य और तत्कालीन मौजूदा संस्कृतियों के बीच कुछ आदान प्रदान होता रहा। तो देखिए जब 1900 ईसा पूर्व में जो परिपक्व नगरीय हड़प्पा संस्कृति थी उसका अंत हो गया, लेकिन उसके बाद भी माना जा रहा है कि हिंद आर्य थे जो मध्य एशिया से आए थे उनके और तत्कालीन मौजूदा मतलब कि जो हड़प्पा संस्कृति के बाद जिनको कह सकते उत्तर हड़प्पीय लोग, उनके बीच में कुछ आदान प्रदान होता रहा। फिर कह रहा कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों की मानी गई मुंडा और प्राग द्रविड़ भाषाएं जारी रही। तो देखिए ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा लोग की जो हड़प्पा संस्कृति थी उनकी भाषा क्या थी? मुंडा और प्राग द्रविड़। तो ये भाषाएं भी जारी रही। कब? जब हिंद आर्य लोग आए थे। फिर आगे समझते हैं। पारस्परिक आदान प्रदान के कारण आर्य तथा प्राग आर्य दोनों भाषाएं समृद्ध हुई। हालांकि संस्कृत में मिट्टी के बर्तन और कृषि के लिए प्राग आर्य शब्द पाते हैं, लेकिन हिंद आर्यों की भाषा के ही जो इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में फैली थी अधिक शब्द पाते हैं। तो देखिए कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि देखिए प्राग आर्य शब्द कुछ मिलते हैं, मतलब आर्य से जस्ट पहले का, प्राग आर्य का शब्द का मतलब जो है आर्य संस्कृति शुरू होने से जस्ट पहले का, यानी कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाप्ति वाला समय था, यानी उत्तर हड़प्पा की संस्कृति और प्राग आर्य की जो है इनकी भाषा जो मिली जुली है ये भी मिलती थी, लेकिन ज़्यादातर क्या मिलती है? हिंद आर्य भाषा यही ज़्यादा मिलती है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। हमारा जो है चैप्टर ख़त्म हो गया हड़प्पा संस्कृति। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आर्य संस्कृति की पहचान। अब यहाँ से हम लोग वैदिक काल शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।